हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे नर्सिंग लेवल के। आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, 7 चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखो 7 चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। एक सेकंड रुकना। 7 चैप्टर के अंदर हमें आरएम डिफरेंट वैल्यूज याद करनी होती हैं। अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा वो करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही हो, आवर्त रूप से जिसके मान और दिशा दोनों बदलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी याद रखनी होती है, वैल्यूज कौन सी वैल्यूज की स्टडी करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो हम अल्टरनेटिंग करंट या एसी के बारे में स्टडी करते हैं आरएमएस वैल्यू। इफेक्टिव मान, प्रभावी मान कौन सा होता है? आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले। और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, एक तो सर्किट्स याद रखना। सर्किट में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक कितना होता है, कैसे होता है, कोस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में पावर कितनी कंज्यूम होती है, फेज डिफरेंस कलांतर कितना होता है। एलसीआर सर्किट में अनुनाद की स्थिति या रेजोनेंस कंडीशन किसे कहा जाता है। इसके अलावा इंपीडेंस, रिएक्टेंस, ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान से देख लेना इस चैप्टर के अंदर। फिर लास्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा ट्रांसफॉर्मर। म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर या आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो उसमें इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होती है। ये हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। यहाँ देखना है करंट की इक्वेशन दी हुई है। इज फ्लोइंग इन एन एसी सर्किट इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है। देन कंज्यूम पावर इज, पावर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी आर एम एस को क्या लिखा जाता है? वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू इंटू कोस फाई। यहाँ से इसी बात को क्या लिख सकते हैं? 1/2 वी नोट आई नोट कोस फाई। ठीक है, हमें क्या देखना होता है? फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में। धारा और वोल्ट का में कलांतर कितने का? 90 का। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। तो पावर फैक्टर ही 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन कितनी आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा अल्टरनेटिंग करंट ही कितना आ गया? 0 आ गया। फिर देखना इन एलसीआर सर्किट in the condition of resonance if C is equal to 1 microfarad, L is equal to 1 Henry, then frequency will be श्रेणी क्रम LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में C और L दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? देखो रेजोनेंस कंडीशन मतलब अक्स C किसके इक्वल होगा? अक्स L। अक्स C की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन रूट एल सी, क्योंकि ये ओमेगा उधर जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये एल इधर आ जाएगा। ओमेगा को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? जो वैल्यूज दी हुई है उनको पुट कर दो। 1 अपॉन 2 पाई। एल कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रो, सॉरी 1 हेनरी। और एल कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफेरेड। सॉरी, माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6 इंटू 1। एल 1 है और सी कितना है? माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻+3। तो कितना आ गया? 10⁻3 अपॉन 2 पाई। इसके अंदर ऑप्शंस की शायद कुछ दिक्कत है, हर्ट्ज। अभी जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर शायद ये सही भी हो चुका है। एक सेकेंड रुकना, मैं देख देता हूँ। अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ माइक्रो हेनरी है, यहाँ भी कितना है? माइक्रो। यहाँ माइक्रो हेनरी अगर लिख दिया जाए तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 10⁻⁻6 आ जाता। तो ये कितना आता? 10⁻6। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा था बोर्ड के ऊपर, वो क्वेश्चन से अगर आंसर निकालोगे कितना आता? 10⁻3 अपॉन 2 पाई। वो ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर भी एल की जगह भी कितना लिख लेना आपको? माइक्रो हेनरी कर लेना है इस क्वेश्चन में। अभी जो लेटेस्ट एडिशन की बुक्स है उनके अंदर तो ये चेंज भी कर दिया गया। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर 4 तरीके का एनर्जी लॉस होता है। तो स्ट्रेसेस शैथिल्य के कारण, दूसरा एडी करंट्स भंवर ताराओं के कारण, एक फ्लक्स लीकेज फ्लक्स करंट के कारण, और दूसरा कुंडलनों का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स। तो इन सारे जो एनर्जी लॉसेस होते हैं इनको हटाने के लिए हम अलग अलग उपाय काम में लेते हैं। यहाँ में क्या पूछ रखा है? कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? कोर को लेमिनेट किस लिए किया जाता है? तो इसका क्या रीजन है हमारे पास?
जो हमारे भंवर धाराओं के कारण, एडी करंट्स के कारण जो एनर्जी लॉस होता है उसको कम करने के लिए। ठीक है, जीरो तो नहीं कर सकते हम एनर्जी लॉस को, लेकिन कम किया जा सकता है। फिर द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, मतलब पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, किसमें, सेकेंडरी में। देखो ये हमारे पास रेशियो होता है वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। देखो वोल्टेज को अगर बढ़ाएगा तो करंट घटना पड़ेगा, क्योंकि पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू वी आई। पावर को कांस्टेंट रखना है, अब जो वोल्टेज बढ़ा रहा है उसका करंट क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट रह पाएगी। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट का रेशियो, मतलब आई पी अपॉन आई एस दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/4। देन व्हाट विल बी द रेशियो वोल्टेज अक्रॉस, वीपी बट्टा वीएस पूछा है। उल्टा कर दें इसका, कितना आ जाएगा, 4:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, मतलब ट्रांसफॉर्मर के लिए रेशियो आप निकाल सकते हो। फिर द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई आरएमएस कितना होता है, आई नॉट बाई √2, क्या आ जाएगा, 1/√2 टाइम्स पीक वैल्यू। शिखर मान का क्या होता है, 1/√2 गुणा होता है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन एसी सर्किट करंट इज अहेड इन फेज फ्रॉम वोल्टेज। एसी परिपथ है, उसके अंदर करंट क्या है, आगे है, किसमें, कला में, किससे आगे है, वोल्टेज से आगे है। करंट किस में आगे होता है, देखो रेजिस्टेंस में तो फेज डिफरेंस कितने का होता है, कलांतर कितने का होता है, 0 का। इंडक्टर और कैपेसिटर किसमें, प्रेरक और संधारित्र, दोनों में कलांतर कितना आता है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना आता है, 90 डिग्री आता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, करंट आगे, करंट आगे किस में होता है, संधारित्र। कैपेसिटर के अंदर क्या इक्वेशन आती थी हमारे पास करंट की, कैपेसिटर के अंदर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये वैल्यू आया करती थी। यहाँ कितना आता था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और v की इक्वेशन हमेशा हमारे पास कितनी होती है, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टर के लिए, प्योर रेजिस्टर के लिए, इसके लिए क्या इक्वेशन आती थी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए तो फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, कलांतर 0 है ना, ओमेगा टी। इसमें फेज डिफरेंस कितना, 90, इसमें फेज डिफरेंस कितना है, 90। इंडक्टर में प्रेरक के अंदर कौन आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है और करंट क्या होता है, पीछे होता है। और कैपेसिटर में कौन, करंट आगे, सॉरी जो भी मैंने बोला यहाँ से देख लेना। देखो ये ओमेगा टी पर है तो ये पीछे है और इसमें आगे है। करंट इज अहेड इन फेज फ्रॉम वोल्टेज, वो किस में होता है, प्योर कैपेसिटर, शुद्ध संधारित्र में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करंट इज लेगिंग बिहाइंड इन फेज फ्रॉम वोल्टेज व्हेन द सर्किट कंटेन्स, सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर क्या होगा, तो ऐसा होगा, अभी तो हमने पढ़ा, करंट लेग किस में कर जाएगा, प्रेरकत्व के अंदर। ठीक है, यूनिट ऑफ ओमेगा एल, अक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल, अक्स सी किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा एल की यूनिट पूछे तो वही होगी जो रिएक्टेंस की होती है, क्या यूनिट होती है, ओम होती है। ओमेगा सी की पूछ लेता तो इसकी क्या हो जाती है, ओम इनवर्स, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोह भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ओमेगा एल की पूछे तो क्या कहोगे, ओम होती है। ओमेगा सी की पूछे तो क्या होती है, मोह होती है। केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो शायद आप ये, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैपेसिटर इन ए सर्किट, परिपथ में संधारित्र। देखो कैपेसिटर के लिए हम क्या वैल्यू निकालते हैं, अक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट करंट। डीसी की खास बात पता आपको, डीसी के अंदर दिष्ट धारा के लिए आवर्ती फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो ओमेगा क्या फॉर्मूला, 2πf, ओमेगा भी कितना हो जाएगा, 0। तो अक्स सी कितना आ जाता है उसके लिए, इनफाइनाइट। अक्स सी इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ध्यान से सुनो कि अक्स सी किसकी तरह बिहेव करता है, हिंड्रेंस या प्रतिघात है ना ये, रिएक्टेंस। तो ये क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो डीसी का कितना पोजीशन होता है, इनफाइनाइट। किसी तार का प्रतिरोध अनंत हो, क्या उसके अंदर कभी धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं हो सकती। तो डीसी को कभी पास नहीं करेगा, पासेस अल्टरनेटिंग, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करता है। ये आरएसएस का पीवाईक्यू है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, केवल एसी को फ्लो करता है, इंडक्टर में उल्टा है। फिर अमंग द फॉलोइंग फाइंड आउट विच हैज नॉट सेम यूनिट, निम्नलिखित में से ज्ञात करें किसकी इकाई समान नहीं है। सेम किसकी नहीं है,
वैसे तो सबकी यूनिट निकाल लोगे 1/√LC, यहां से देख पा रहे हो ना, ये √LC और ये कितना है 1/√LC, दोनों की यूनिट क्या होगी, अपोजिट होगी। एक सेकंड रुकना, मार कर गिर गया था। देखना √LC की यूनिट निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, √LC की यूनिट क्या आएगी, एल के लिए आप क्या निकालते हो, एल के लिए जानते हो, सी के लिए भी जानते हो, या फिर आरसी की निकाल लो ना, सिंपल मेथड। आर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, V बराबर आई आर, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, R इजिकल टू V बाई आई, क्या लिख सकता हूं मैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। C इजिकल टू Q बाई V, Q बाई V, Q के लिए क्या होती है, कुलाम अपॉन वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट गया, क्या कुलाम को क्या लिखा जा सकता है, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर से एम्पियर गया, तो इसकी यूनिट किसके बराबर आ रही है, सेकंड। इसकी यूनिट हम वैसे भी जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। इसकी सेकंड इनवर्स होती है तो इसकी वापस से क्या हो जाएगी, सेकंड। इसकी हमारे पास आई गई है, किसके बराबर आई, सेकंड, इसकी भी निकाल लेना, इसकी भी क्या आएगी, सेकंड, ठीक है। ओड वन आउट, मतलब किसकी इकाई समान नहीं है तो किसकी नहीं होगी, 1/√LC की नहीं होगी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट एन अल्टरनेटिंग करंट रेजोनेंस एट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अनुनादी आवर्ती दे रखी है। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 12 हर्ट्ज देन व्हाट विल इज द इफेक्ट ऑन इंपीडेंस, प्रतिबाधा पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इंपीडेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ध्यान से देखना। इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा 10 किलो हर्ट्ज आवर्ती पर अनुनादित है, अक्स सी अक्स एल के बराबर होता है, और ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जेड की वैल्यू कितनी होती है, √R² प्लस अक्स सी माइनस अक्स एल का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाया करते थे, ये ग्राफ कैसा आता था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये Z का ग्राफ था और ये किसका था, I0 का। तो अनुनादी आवर्ती अक्स सी और अक्स एल जब बराबर हुआ करते थे तो यहाँ पर जो इंपीडेंस होती थी वो कैसी होती थी, रेजिस्टिव। Z की जो मिनिमम वैल्यू थी, अगर ये दोनों बराबर है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो Z की जो मिनिमम वैल्यू आती थी वो किसके बराबर आती थी, R के बराबर। इससे पहले और इसके बाद में देखो क्या कहा जा रहा है, 12 किलो हर्ट्ज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंपीडेंस बढ़ेगी। इस पर तो इंपीडेंस क्या होती है, मिनिमम होती है, तो इंपीडेंस क्या होगी, अपरिवर्तित तो नहीं रह सकती, इससे बदले हुए। तो प्रतिबाधा देखो इससे पहले भी ज्यादा थी और इसके बाद भी क्या है, ज्यादा है, बढ़ती है बढ़ती है, 1.2 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ती तो है भाई। अब कैसी होगी, कैपेसिटिव होगी या इंडक्टिव होगी, तो देखो इससे पहले तो कैसी होती है, कैपेसिटिव, और इसके बाद कैसी होती है, इंडक्टिव। तीन कंडीशंस आती थी हमारे पास, अक्स सी अक्सएल से ज्यादा, वो यहां होता था, यहां अक्स सी अक्सएल के बराबर, यहां अक्सएल अक्स से ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। दोनों ही तरफ अगर इसको 10 से 8 किलो हर्ट्ज करते तो भी इंपीडेंस क्या होती, प्रतिबाधा क्या होती, बढ़ती। दोनों तरफ देख लो ना, ग्राफ के दोनों तरफ क्या हो रही है, इंपीडेंस प्रतिबाधा बढ़ रही है। यहाँ हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंडक्टिव प्रेरक ही बन जाएगी। फिर नेक्स्ट देखना, इन ए सर्किट द फेज ऑफ करंट इज लेगिंग बिहाइंड π/3 एंगल, क्या कह रहा है, कितना पीछे है, π/3 विथ फेज ऑफ वोल्टेज एलिमेंट प्रेजेंट इन सर्किट आर, परिपथ में उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं, देखो केवल इंडक्टर और कैपेसिटर और दोनों बराबर हो तब तो वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। एल और सी दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितने का था, 90 का, लेकिन पीछे किस में चलता था, वोल्टता की कला से पीछे, धारा पीछे किस में चलती थी, करंट पीछे किसके अंदर चला करता था, देखो 90 डिग्री पीछे चलता था। इसका मतलब साथ में कौन आएगा, रेजिस्टर भी आना तो है, लेकिन किसके साथ आएगा, इंडक्टर के साथ। ओनली इंडक्टर होता तो पीछे तो चलती, लेकिन इस बार कितनी पीछे चलने लग जाती, π/2। हमें कितना पीछे चलाना है, π/6। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, आर और एल कंपोनेंट होंगे, तो फेज डिफरेंस किसके बीच का होगा, 0 से 90 के बीच का कुछ ना कुछ आएगा। मतलब π/3 पीछे चल रहा है, इसका मतलब करंट पीछे किसके अंदर चलता है, इंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंडक्टर तो आना चाहिए था, 90 पीछे चलता तो ओनली इंडक्टर आ जाता, जैसा क्वेश्चन हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसी स्लाइड के अंदर। हाउ कैन यू डिक्रीज करंट इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर, आप बिना किसी शक्ति आने के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को कैसे कम कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें,
बाई यूजिंग प्योर इंडक्टर, शुद्ध प्रेरक का उपयोग करके शुद्ध प्रतिरोध, क्या इंडक्टर को प्रेरक का उपयोग करके किसके हेल्प से, इंडक्टर क्या करता है, प्रेरक क्या करता है, प्रेरक के अंदर एनर्जी लॉस, शक्ति हानि कितनी होती है, पी का क्या फॉर्मूला होता है, पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, कोस फाई कितना होगा इंडक्टर के लिए, फाई 90 डिग्री होता है, कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो कोई पावर लॉस किसके अंदर नहीं होता, प्रतिरोध के अंदर तो होता रहे, जहां जहां प्रतिरोध आ गया वो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। किसका उपयोग करके, शुद्ध प्रेरक का उपयोग करके, प्योर इंडक्टर काम में लेोगे तो कोई पावर लॉस नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास 13 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखना, द ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, बढ़ाता है। ट्रांसफॉर्मर रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, वीएस अपॉन वीपी, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या, वोल्टेज को बढ़ाना, वीएस अपॉन वीपी, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी में क्या होगा, कम होगा। तो क्या आता है, और ये उल्टे लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनके अंदर हिंदी ट्रांसलेशन गलत है अभी, मतलब आना क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, मतलब अभी मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक, अभी के एडिशन के अंदर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी वैसे तो। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अभी इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसा मान के चलिए आप देख लेना, आप में एक से अधिक होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसीज, अक्स एल प्रेरक प्रतिघात, अक्स एल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई एफ एल, किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है, अक्स एल और एफ के बीच में। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, भी ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एक्स एल की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर पा रहे हो किससे, वाई बराबर एम एक्स से। स्लोप किसके बराबर होगी, इसकी ढाल किसके बराबर होगी, 2 पाई एल। तो जितनी इंडक्टेंस ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में प्रेरक प्रतिघात और आवर्ती के बीच का ग्राफ कैसा आता है, अच्छा अक्ष सी और एफ के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप का, अक्ष सी और एफ इनवर्स होते हैं तो उनके बीच में ग्राफ इस टाइप का आता है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध और आवर्ती के बीच का ग्राफ, और याद रखना रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। तो रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ कैसा आ जाता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा, बस वो चेंज नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट हैपेंस टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक पर क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। यदि प्रतिरोध बढ़ जाए तो एलसीआर परिपथ में गुणता कारक क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्वालिटी फैक्टर के बारे में दो चार बातें और याद रखना, क्वालिटी फैक्टर क्या होती है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मात्रक विमाहीन भौतिक राशि होती है। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उतना जो रेजोनेटिंग कर्व है उसकी शार्पनेस क्या होगी, तीक्ष्णता अधिक होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एन आइडियल स्टेप आउट ट्रांसफॉर्मर द क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट फॉर बोथ द कॉइल्स, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुंडलियों में शक्ति पावर क्या रहती है, इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होती है, चाहे कैसा ट्रांसफॉर्मर हो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो या चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर, याद रखना डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर हमेशा किस वैल्यू को मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू। किसका मापन करेंगे, हमेशा औसत मान का। तो एसी के लिए औसत मान कितना होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। अल्टरनेटिंग सर्किट है, प्रत्यावर्ती परिपथ है, अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर अगर कभी भी आपने क्या जोड़ दिया, डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर जोड़ दिया, वो हमेशा 0 रीडिंग देंगे, उनकी रीडिंग हमेशा कितनी आएगी भी, 0 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वो केवल किसको मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू को। अच्छा एसी मेजर करने के लिए फिर क्या काम में लेते हैं हम, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, उन्हीं को एसी एमीटर एसी वोल्टमीटर भी बोलते हैं। एसी के अंदर कौन सी वैल्यू का मेजरमेंट चाहिए हमें, मैं कहूँ हमारे पास कोई एसी सर्किट है उसके अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो 10 एम्पियर कौन सी है, आरएमएस धारा, आरएमएस करंट है। कौन सा ऑप्शन हो गया इसके अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, इन एन alternating current circuit consisting of elements in series the current increases on increasing the frequency of supply,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कौन बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। कौन कौन हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़े, ये कब हो सकता है, देखो रेजिस्टेंस के ऊपर तो फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अक्स एल क्या होता है, ओमेगा एल, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अक्स एल बढ़ेगा। अक्स एल तो रिएक्टेंस है ना, ये बढ़ने से तो करंट कम होना चाहिए। हमें क्या कह रहा है, करंट इंक्रीजेस, करंट बढ़ता कब है, अक्स सी की वैल्यू कितनी होती थी, 1/ओमेगा सी। तो क्या होना चाहिए, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होगी। ये क्या है, रिएक्टेंस है, प्रतिघात है, ये तो अपोज करती है ना करंट को, तो ये कम हुई है, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ओनली कैपेसिटर होता तो वो करके आ जाते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध और संधारित्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 20। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, एनएस दे रखा है, सेकेंडरी में कितने 20, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एनपी कितने हैं 100, वोल्टेज अप्लाइड इन प्राइमरी कॉइल कितना 120 वोल्ट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। अच्छा एक बात बताओ, ये 120 है, ये कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नहीं है क्या, अरे द्वितीयक में कुंडलियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। बाकी हमने रेशियो पढ़ा एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वीपी, इस तरीके से लिख सकते हैं। एन एस कितना है 20/100 गुणा वीपी, इधर गुणा में आ जाएगा 120 बराबर वी एस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया वी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। घटाया ना, कौन वैसे भी क्या ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में घुमावों की संख्या क्या होती है, कम होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इन ए, देखो रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए कलांतर फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। तो पावर फैक्टर को कैसे लिखते हैं, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाइव, cos फाइव की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, इंडक्टरों के लिए और याद कर लो, एल के लिए कितना होता है cos फाइव की वैल्यू 0 होती है, कैपेसिटर के लिए भी cos फाइव कितना होता है 0 होता है। एलसीआर सर्किट और पढ़ते हैं, एलसीआर के अंदर हमारे पास एक ग्राफ आता था, याद होगा ग्राफ को, तो यहाँ जेड आता था, यहाँ आर आता था, यहाँ अक्स सी माइनस एक्सएल, यहाँ पर क्या आता था 5। तो यहाँ से फिक्स नहीं होता है फेज डिफरेंस, लेकिन cos फाइव की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटा करंट, तो इसको क्या लिखा जा सकता है R/Z। एलसीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलसीआर के लिए शक्ति गुणांक फिक्स नहीं होता है, रेजोनेंस कंडीशन अनुनाद की स्थिति में तो cos फाइव किसके बराबर होता है, रेजोनेंस कंडीशन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये 0 होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे R और Z, ये बराबर हो गए तो cos फाइव कितना आ जाएगा 1। तो अक्स सी और एक्सएल बराबर हो तब तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, रेजिस्टिव की तरह, कब, रेजोनेंस अनुनाद की स्थिति में। बाकी स्थितियों में इसके लिए पावर फैक्टर cos फाइव की वैल्यू कैसे निकालते हैं R/Z। तो शक्ति गुणांक किसके लिए क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, याद रखो। इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट द फेज ऑफ करंट इज अहेड ऑफ फेज ऑफ वोल्टेज बाय एंगल ऑफ π/6। अरे क्या कह रखा है, आगे है, आगे किसके अंदर होता है, तो आगे तो हम जानते हैं ना किसके अंदर होता है, कैपेसिटर के अंदर होता है। एल और सी दोनों मिलकर, तो ओनली इंडक्टर में 90 पीछे, इंडक्टर के अंदर पीछे होगा। तो यहाँ क्या पूछ रखा, धारा की कला वोल्टा की कला से आगे है, आगे किस में होती है, प्रेरक में, सॉरी संधारित्र में होती है। केवल कैपेसिटर होता तो कितनी आगे होती, 90 आगे होती। तो हमने आर और सी का कॉम्बिनेशन बना लिया है यहाँ पर, वो पीछे वाला क्वेश्चन कई बार बता दिया है अभी मैंने। A small signal V बराबर V नॉट sin ओमेगा t is applied across the ends of an ideal capacitor। क्या कह रखा है, एक लघु सिग्नल V बराबर V नॉट sin ओमेगा t किस पर लगाया गया है, संधारित्र के सिरों पर लगाया है, कैपेसिटर के एंड्स पर लगाया है, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भी इसके अंदर, पढ़ो देखें सारे ऑप्शन। करंट लेग्स वोल्टेज, अभी तो हमने पढ़ा था, करंट तो क्या होता है अहेड होता है कैपेसिटर के अंदर, 90 आगे होता है, ये पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर इन वन कंप्लीट साइकिल, पावर 0 होती है तो एनर्जी भी कितनी होगी 0। बाकी भी पढ़ लेते हैं, बाकी भी फेज डिफरेंस के रिलेटेड। एक पूर्ण चक्र में संधारित्र सी वोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा उपयुक्त नहीं करता, क्यों नहीं करता, जितनी ऊर्जा लेता है उतनी ऊर्जा क्या कर देता हो, वापस दे देता है। द करंट IT इज इन फेज विथ वोल्टेज, ना सेम फेज में तो किसके लिए होते हैं, प्रतिरोध के लिए। ये ऊपर वाला किसके लिए सही है, इंडक्टर के लिए, ये किसके लिए सही है, रेजिस्टर के लिए। द करंट इज 180 एड ऑफ वोल्टेज, ऐसा तो नहीं होता।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट देखना, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। क्या कह रहा है? ताक्षणिक मान व्यक्त किए गए हैं और पूछा क्या है? इनका वर्ग माध्य मूल मान क्रमशः होगा। कौन सी वैल्यू पूछी है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू। आई नोट कितना दे रखा? 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। इसके लिए भी 1/√2 दे रखा, तो इसके लिए भी कौन आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू निकालना तो सिंपल सा काम है। आरएमएस दी हुई हो तो पीक वैल्यू निकाल सकते हो, पीक वैल्यू दी हुई है तो क्या निकाल सकते हो? आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट विल बी मैक्सिमम व्हेन। मैक्सिमम पावर फैक्टर, मैक्सिमम शक्ति गुणांक कितना हो सकता है? एक हो सकता है। वो किस कंडीशन के अंदर होता है? रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद या रेजोनेंस कंडीशन के, रेजोनेंस कंडीशन या अनुनाद की स्थिति के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है एलसीआर के अंदर रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। हमसे जब भी बात करें ना रेजोनेंस की, एलसीआर सर्किट के अंदर अनुनाद की बात की जा रही है, तो एलसीआर के अंदर रेजोनेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब आई नोट की वैल्यू कैसी? मैक्सिमम। धारा का मान अधिकतम। प्रतिबाधा जेड की वैल्यू कितनी? मिनिमम। मिनिमम जेड की वैल्यू किसके बराबर आती है? आर के बराबर। देखो जेड का वैसे क्या फॉर्मूला होता है? √r² प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम कब आ सकता है? ये मिनिमम आइए, इसका मतलब एक्स सी और एक्सएल दोनों क्या हुए होंगे? बराबर हुए होंगे। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों बराबर हो गए तो ये किसके बराबर आ गया? आर के बराबर, मतलब इंपीडेंस प्रतिरोध के बराबर। तो एलसीआर सर्किट किस में बदल चुका है? रेजिस्टिव सर्किट या प्रतिरोधक परिपथ। फेज डिफरेंस फाई कितना आता है यहाँ पर? 0। टेन फाई से फेज डिफरेंस निकालते हैं। टेन फाई का क्या फॉर्मूला? एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, या फिर वी नोट सी माइनस वी नोट एल बाई वी नोट आर। ये सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए आपको, है ना। तो पावर फैक्टर कब मैक्सिमम होगा? रेजोनेंस अनुनाद की स्थिति में। ये अनुनाद की सारी स्थितियां रेजोनेंस कंडीशन। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर फॉर्म कोर ऑफ। कोर किसके बनी हुई होती है? फ्लक्स ट्रांसफर करना ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काम में लिया जाता है। किसको काम में लेते हैं? सॉफ्ट आयरन को, नरम लोहे को। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर ए डीसी वोल्टमीटर इज केपेबल ऑफ मेजरिंग मैक्सिमम 300 वोल्ट इफ इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस ए डिवाइस ऑपरेटिंग एसी। एसी को डीसी से मेजर नहीं कर सकते हुए, तो रीडिंग कितनी आएगी उसकी? 0 ही आएगी, क्योंकि वो किसको मेजर करता है? एवरेज वैल्यू। एसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा कितना होगा? 0। अच्छा एक बात और याद रखना, इंडिया की होम सप्लाई में 220 वोल्ट की आरएमएस वोल्टेज काम में ली जाती है। कहाँ? इंडिया की होम सप्लाई में। तो पीक वैल्यू कितनी होगी? पीक वैल्यू होती है 220 गुणा √2, तो पीक वैल्यू कितनी होती है? 311 वोल्ट। वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है? वी नोट बाई √2, तो वी नोट कितना आ जाएगा? वी आर एम एस इंटू √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फ्रीक्वेंसी, आवर्ती भी याद रखना। इंडिया की होम सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। आवर्ती 50 हर्ट्ज होने का मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेता है? 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया टाइम क्या होता है? टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/50 सेकेंड। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग 50 हर्ट्ज इन हाउ मच टाइम डज इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अपनी दिशा उलट देता है कितने टाइम के अंदर? अपनी कितने समय में अपनी दिशा उलट देगा? तो देखो यहां से चला, यहाँ पर पॉजिटिव में था, यहाँ पर नेगेटिव। T/2 में ही इसने अपनी डायरेक्शन पलट दी या नहीं पलट दी? टी की वैल्यू कितनी है? 1/50, तो T/2 कितना आ जाएगा? T/2 कितना आ जाएगा? 1/100। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 1 सेकंड के 100वें भाग में प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा को बदल लेती है। तो इसको डिटेक्शन बहुत सिंपल वे के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भी? हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 7th अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से रिलेटेड। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आरयूएसएस और एम्स दोनों के लिए, उससे आप जुड़ सकते हो। विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर वो लाइव है। बाकी जो कोर्स है वो आपको विश्वास ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बुक आप परचेज करना चाहते हो, ये अपनी बुक है अभी आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग के लिए। अगली साल मतलब 2026 में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो
तो एम्स का भी एडिशन आ चुका होगा उस टाइम तक। तो जो भी आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो वो आपने देख लिया होगा भी। बाकी किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछने के लिए है ही भी कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।